This is NCERT exemplar of class 11, chapter number 7, equilibrium. The first question says, and these questions have only one multiple choice answer, right? One answer only is correct. So first question says, we know that the relationship between Kp and Kc is Kp equal to Kc RT delta n. So what would be the value of delta n for the given equation? ये इक्वेशन आपको गिवन है, इसमें डेल्टा एन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है. दिस डेल्टा एन इज एक्चुअली डेल्टा एन जी, which is the difference of sum of moles of gaseous products minus sum of moles of gaseous reactants. तो जैसा आप देख पा रहे हो, प्रोडक्ट में 1 मोल HCl है और 1 मोल NH3 गैसेस स्टेट में, तो देयर आर टोटल 2 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट. तो यहाँ पर केवल एक ही रिएक्टेंट है NH4Cl, वो भी सॉलिड स्टेट में, सो वी पुट ओवर 0 and it comes 2. So your answer is question number first, fourth option second, 2 is correct, right? तो इसका आंसर डेल्टा एन की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास? सेकंड, for the reaction H2G plus I2G reversible 2HIG, the standard free energy is delta G naught is greater than 0, the equilibrium constant K would be. तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, देखिए डेल्टा RG naught is equal to minus 2.303 RT log Kc. तो आपको बताया गया है कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0, यानी कि कैसी है? पॉजिटिव है. और आपको मालूम है कि इस रिलेशन में ये पॉजिटिव इंटीजर है, आर पॉजिटिव रहता है हमेशा, टेम्परेचर पॉजिटिव रहता है. और अगर आप चाहते हो कि भाई डेल्टा जी पॉजिटिव रखें तो केसी शुड भी कैसा होना, कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा. कैसा आएगा? नेगेटिव. मेरी बात समझ रहे हैं आप? डेल्टा आर जी नॉट तो पॉजिटिव हो गया, R इज पॉजिटिव, T इज पॉजिटिव, और ये माइनस का साइन पहले से ही यहाँ पर है. तो जब माइनस का साइन यहाँ पहले से ही है तो log Kc क्या आ जाएगा? लेस देन 1 आएगा, यानी कि नेगेटिव साइन के साथ आएगा. और इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. इसको एक तरीके से और भी आप समझ सकते हो. देखिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, log Kc जो लिखा हुआ है, log Kc, ये x एक्सिस है, तो ये कुछ वैल्यू ऐसे रहती है बेटे, ये इस तरह से. यहाँ पर जब 0 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 0, और नीचे चलेंगे तो क्या आएगा? माइनस का आएगा, और ऊपर चलेंगे तो आप क्या आएगा? ये प्लस का आएगा. तो यहाँ पर जब आप हैं तो ये कितना वैल्यू आ रहा है? 1, यानी कि जब डेल्टा जी 1 होगा तो log Kc जब आपका 1 होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? ये 0 आएगी. log Kc कितना होता है बच्चों? log Kc की जगह 1 अगर आप रखते हो तो वैल्यू कितनी आ रही है? 0. और अगर आप log Kc की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कैसी जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि सब चीजें पॉजिटिव हैं और साइन माइनस का पहले से ही है, log Kc की वैल्यू कैसी आएगी? माइनस में आएगी, यानी कि लेस देन 1 आएगा. तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ठीक. क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस. तो फिजिकल प्रोसेस के लिए कौन सा जो है इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रिया, यानी कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो तो उसमें कौन सा इनमें से ठीक नहीं रहता बात. तो पहला देखते हैं, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर. बिल्कुल ठीक बात है. इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर और क्लोज वेसल में ही हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सेकेंड इज ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. ये बात बिल्कुल ठीक है. डेंसिटी, कलर, ये सब आपके कांस्टेंट हो जाती हैं. थर्ड है ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी स्टॉप एट इक्विलिब्रियम. नहीं, ऐसा नहीं है. जो इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं इट इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो ये ऑप्शन यहाँ पर नॉट करेक्ट है, वही हमसे पूछा गया है. सो हियर ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी स्टॉप एट इक्विलिब्रियम. दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. तो प्रोसेस रुकता नहीं है, वो ऑनगोइंग रहता है. क्वेश्चन नंबर
Fourth says PCl5, PCl3 and Cl2 are at equilibrium at 500 calorie in a closed container and their concentrations are, इनकी concentrations आपको दी हुई हैं, PCl5 की, PCl3 की, Cl2 की concentrations आपको दी गई हैं. The value of Kc for the reaction, ये equation आपको दी है, इसके लिए Kc पूछा है, तो Kc का expression आप लगाओगे. Product of molar concentrations of product, so there are only two products. One is PCl3, its molar concentration, multiply molar concentration of Cl2 divided by product of molar concentration of reactant. तो यहाँ पे केवल एक ही reactant है, उसकी molar concentration आपको यहाँ पर लगानी. ये वैल्यूज आपको गिवन है. देखिए PCl3 की कंसंट्रेशन तुम्हें दे रखी है 1.2 into 10⁻³ मोल पर लीटर. तो मोलर कंसंट्रेशन हमेशा मोल पर लीटर में लगाते हो, पावर 1 एज ए स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है सबकी. एंड द Cl2 इज गिवन 1.2 into 10⁻³ ये मोलर कंसंट्रेशन आपने यहाँ लगा दी अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 which is given 0.8 into 10⁻³ ये सब आप जब लगाओगे तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद योर आंसर वुड बी 1.8 into 10⁻³ पर यहाँ पर यूनिट नहीं दी है तो आप इससे घबराइएगा नहीं, आंसर आपका यही आएगा. एंड यूनिट शुड बी, देखिए दिस इज द मोल पर लीटर, दिस इज द मोल पर लीटर, कैंसिल आउट, व्हाट इज लेफ्ट, ओनली मोल पर लीटर. ठीक है, तो बच्चे गलती में क्या करते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन ठीक कर लेते हैं क्योंकि, लेकिन यहाँ पे मोल पर लीटर नहीं है, यहाँ पे लीटर मोल इनवर्स है. तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन ठीक है. हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि यूनिट भले ही आना लिखी उन्होंने, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है आपको. तो पहला वाला देखते हैं. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज in equilibrium mixture of ice and water kept in perfectly insulated flask, mass of ice and water does not change with time. ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, आपको तो इनकरेक्ट बताना है ना. ये बात बिल्कुल ठीक है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आपने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में आइस और वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है. तो ये वही कह रहे हैं डज नॉट चेंज विद टाइम, ये बात बिल्कुल ठीक है. थर्ड देखते हैं, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड. कह रहे हैं जब आप कैटलिस्ट को ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड एक्शन का रेट बढ़ाएगा उसी से बैकवर्ड का बढ़ेगा, और जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इक्विलिब्रियम थोड़ा जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा. तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाला. फोर्थ देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ये बात भी ठीक है, ली-चैट प्रिंसिपल आपने पढ़ा है. अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी एच की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि प्रोसेस कैसा है, कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, और आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज करेगा. ये बिल्कुल ठीक बात है ना. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो आग में घी को ना डालना है हमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो टेम्परेचर कम करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है और टेम्परेचर ये बढ़ा रहे हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. तो मुझे लगता है आपको आंसर समझ में आ गया. आपसे इनकरेक्ट केवल पूछा है. अब इसका डाटा भैया क्लास 11 में जनरली बच्चे पढ़ते समय देखते नहीं है, ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है. तो देखिए इसमें क्या बात कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस विद ऑक्सैलिक एसिड इज एडेड टू सॉल्यूशन कंटेनिंग आयरन थर्ड नाइट्रेट. ये बात आपको सीखनी है कि यहाँ पर जो ये स्पीशीज दे रखी है, ऑक्सैलिक एसिड, आयरन थर्ड, पोटेशियम थायोसाइनेट, ये सब केमिकली रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाते हैं FeSCN होल 2 पॉजिटिव. और इसमें जो आयंस हैं वो कौन कौन से हैं, Fe3 पॉजिटिव है और
HCN2 नेगेटिव है, तो जब ये 1 नेगेटिव, HCN1 नेगेटिव, तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये इस तरह की स्पीशीज बनाते हैं। ओवरऑल होता क्या है, देखो यहाँ पर जो रेड कलर की बात कर रहे हैं ना ये लोग, ये जो रेड कलर की बात कर रहे हैं, ये रेड कलर होता है बेटा Fe3 पॉजिटिव की वजह से। और जब इन्होंने ऑक्सैलिक एसिड इसके अंदर ऐड किया तो ऑक्सैलिक एसिड इस Fe3 पॉजिटिव को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, और जब कंज्यूम कर लेगा तो रेड कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीजेस, ये बात गलत है। तो आपसे यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट ही पूछा है, तो योर सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड वन। बाकी तीनों मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अगर आपको नॉलेज है फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है, और सेकंड वाला जो है वो रॉन्ग है, आपसे इनकरेक्ट ही पूछा है। तो अगर आपको सेकंड का डाटा नहीं भी पता है तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ देख करके आप सही आंसर पता कर सकते। Question number 6. When hydrochloric acid is added to cobalt nitrate solution at room temperature, the following reaction takes place and the reaction mixture becomes blue. देखिए ब्लू किसकी वजह से हो रहा है, ब्लू हो रहा है इसकी वजह से। On cooling the mixture it becomes pink, और पिंक किसकी वजह से हो रहा है, इस कॉम्प्लेक्स की वजह से। कब, जब आप कूल कर रहे हो। On the basis of information mark the correct answer। देखिए आप क्या कर रहे हो, कूल कर रहे हो। आप जब कूल कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्शन आपकी कैसी है, रिएक्शन आपकी कैसी है ये वाली, देखो कूल करने पर ये पिंक में चेंज हो रहा है, तो कूल का मतलब है टेम्परेचर को आप कम कर रहे हो, और टेम्परेचर कम किस में करते हो आप, टेम्परेचर आप किस में कम करोगे, जब रिएक्शन कैसी हो, एक्सोथर्मिक। तो ये तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है कूल करने पर, क्योंकि ब्लू से क्या हो रहा है, पिंक। ठीक है, तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं इन स्टेटमेंट में से कौन सा वाला बिल्कुल ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है आपकी, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, देखो एंडोथर्मिक है। कैसा है, एंडोथर्मिक, यहाँ पे हीट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हीट जब आप देंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पिंक से क्या बनेगा, ब्लू। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जब आप इसे कूल कर रहे हो, जब आप इसे कूल कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ब्लू किस में चेंज हो रहा है, पिंक में चेंज हो रहा है। ऑन कूलिंग द मिक्सचर बिकम्स पिंक। तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। तो ऐसा कब होगा कि टेम्परेचर कम करो और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो, जब आपकी रिएक्शन कैसी हो, एंडोथर्मिक हो, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा हो रहा है, ग्रेटर देन 0 होगा। प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है। फिर से इस बात को समझते हैं एक बार। हम आपको ये बता रहे हैं, इक्वेशन में ये बताया, क्वेश्चन में ये बताया कि भाई कूल करने पर जो सोल्यूशन है वो पिंक हो जा रहा है, यानी कि ये ज्यादा बन रहा है कूल करने पर। तो जब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हो बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे और इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पिंक से क्या बनना चाहिए, ब्लू बनना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब आप कूल कर रहे हो तो मिक्सचर क्या हो रहा है, पिंक हो जा रहा है। यानी कि यहाँ जो टेम्परेचर की दरकार थी, टेम्परेचर की जरूरत है, वो हम नहीं दे रहे हैं, टेम्परेचर बल्कि कम कर रहे हैं। और जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। और जब बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो ब्लू किस में चेंज होगा, ज्यादा पिंक में होगा। इसलिए रिएक्शन कैसी है आपकी, एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। समझेंगे। The pH of neutral water at 25 degree Celsius is 7, ये सबको पता है। As the temperature increases, ionization of water increases। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आयनाइजेशन ऑफ वाटर बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि आपको ये बात मालूम है कि अगर pH 7 है तो हमारे पास बेटा डायरेक्ट रिलेशन है, जिससे हम HN कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं किसी भी टेम्परेचर पर, दैट इज 10⁻⁻⁻⁻. तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए
कि यहाँ पर अगर pH 7 है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैसी होगी, -7। ठीक, तो आपसे कह रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H आयन की कंसंट्रेशन कैसी होगी बेटा, कम होगी। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन क्या होगा, बढ़ेगा। जब आयनाइजेशन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन -7 से क्या होगा, -6 की तरफ जाएगा, -5 की तरफ जाएगा, क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है -7 से। बात समझ रहे हैं आप। और आपसे ये जानना चाह रहे हैं व्हाट विल बी द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ये आपसे जानना चाह रहे हैं पीएच के बारे में। तो भाई आपको मालूम है पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन। यानी कि आप ऐसा समझो कि पीएच जो है एच आयन कंसंट्रेशन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव साइन है ना बेटा फॉर्मूले में, तो जितना एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा उतना पीएच कम। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे आयनाइजेशन ज्यादा होगा, एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी और पीएच क्या होगा, कम होगा। तो लेस देन 7 हो जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7। आयनाइजेशन कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है आपको 3 एसिड्स के लिए, एक एसिटिक एसिड है और एक आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड है और एक आपके पास है फॉर्मिक एसिड। इनके लिए Ka की वैल्यूज दी गई है। आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ पीएच, सबकी कंसंट्रेशन सेम है, पीएच का ऑर्डर क्या होगा। तो Ka जितना ज्यादा होता है उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है वो किसके लिए है, Ka की, वो है आपकी -4। देखिए ये वैल्यू सबसे बड़ी है और ये कंपाउंड कौन है आपका, फॉर्मिक एसिड। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा दैट वुड बी द 4th वन, फॉर्मिक एसिड, उससे कम एसिटिक एसिड, देन द हाइपोक्लोरस एसिड। ये हम Ka की वैल्यू को देख करके बता रहे हैं। फिर से समझते हैं बात को। आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है